ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट करेंगे। तो कोई भी चार्ज को अगर हम स्पेस पे रखते हैं तो वो चार्ज अपने विसिनिटी में हमेशा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं वाया ई वेक्टर। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर? कंसेप्चुअली क्या है ई वेक्टर? अगर मैं कोई स्पेस में एक पॉइंट चार्ज रखता हूं और वहां से मेरे आर वेक्टर की दूरी पे मैं एक पॉइंट लेता हूं P, वो पॉइंट P पर अगर मैं कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट का ई वेक्टर। सो दोस्तों, एफ वेक्टर क्या होगा? 1/4πε0 Q0 Q बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब मैंने एयर या वैक्यूम एज्यूम कर लिया हूं, तो Q को अगर मैं 1 रखता हूं तो करस्पॉन्डिंगली सिंपली मेरा एक पॉइंट चार्ज के लिए जो ई वेक्टर आ जाएगा दैट विल बी 1/4πε0 Q0 इंटू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी Q0/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स और फील्ड का फॉर्मूला काफी हद तक हमारा सिमिलर होता है, जो कि हम लोगों ने साफ साफ यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर Q0 पॉजिटिव होगा तो ई वेक्टर और आर वेक्टर लाइक वेक्टर्स होंगे। सो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव में आगे एक माइनस साइन आएगा तो ई वेक्टर माइनस आर वेक्टर के अलोंग होगा, यानी ये हमेशा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होंगे। इस बात पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक प्रिलिमिनरी। सो अगर मान लो कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ठीक है, समझ में आया, और एक चार्ज Q को अगर मैं यहां पर रखता हूं, सो फोर्स experienced by charge Q, that F vector will be equals to Q into E vector। कहीं पर भी अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूं, कोई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा दैट F vector will be simply Q into E vector। सो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा मेरा, F vector will be along the E vector। F vector जो होगा वो हमारा E vector के along होगा। और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ तो इन दैट केस F vector will be opposite to E vector। ठीक है, यानी जो हमारा E vector का डायरेक्शन होगा उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। सो इट्स अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड। ये रिलेशन हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी किए थे। तो बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चंस जो है वो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, मान लो एक धागे के सहारे एक चार्ज लटका हुआ है, इसका लेंथ है L, ये वाले का चार्ज है Q, मास है M, यहां पर G है इस डायरेक्शन में, और ये वाले डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E लाइक दिस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो किस तरीके से होगा, यानी बेसिकली मैं पूछ रहा हूं फाइनली इक्विलिब्रियम में ये कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, mg इसको नीचे रखना चाहेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हॉरिजॉन्टली ले जाना चाहेगा। सो फाइनली इक्विलिब्रियम में डेफिनेटली
कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा। ये वाला एंगल है मान लो थीटा। अच्छा ध्यान देना, अब यहां पर इसके ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है mg, हॉराइजेंटली लग रहा है QE, और एक टेंशन जो लग रहा है वो लग रहा है T। ना ये वाला T को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा T cos थीटा विल बी mg एंड T sin थीटा विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू QE अपॉन mg, यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी सिंपली tan इनवर्स QE बाई mg। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ चुका है, राइट। इट्स अ वेरी 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 सिंपल थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या है। मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर मेरा एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास जो है वो है m। यहां पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉराइजेंटल है वो है थीटा। द ब्लॉक हैज एन एडिशनल चार्ज ऑफ q। नाउ ये वाला डायरेक्शन पे हमारा g है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है हमारा म्यू। इन absence of electric field, the block slips down the incline। ब्लॉक जो है वो हमारा इंक्लाइन के अलोंग स्लिप कर जाता है। Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एक QS पॉजिटिव, ठीक है। नाउ तो सवाल ये है, फाइंड रेंज ऑफ मॉड ऑफ E वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेंज बताओ फॉर विच ब्लॉक remains stationary। ठीक है, ये वाला ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए हमें एक्सटर्नली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्शन सबसे पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। बाय द वे, E वेक्टर इज अ हॉराइजेंटल, ये हमारा दिया हुआ है। जो भी हमें E वेक्टर लगाना है it has to be done horizontally। अच्छा ध्यान दो, अभी राइट नाउ फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है जो कि इसको रोक पाए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कोशिश ये रहेगा जो मैं कांटेक्ट नॉर्मल को और ज्यादा लगाऊं। तो ध्यान देना, उल्टे डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट E वेक्टर अप्लाई करना सुइसाइडल रहेगा, क्योंकि वो तो डेफिनेटली हमारा कांटेक्ट फोर्स को और ज्यादा कम करेगा। तो यहां पर लेफ्ट की तरफ QE लगेगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड है, एक कंपोनेंट अपवर्ड है, वो हमारा नॉर्मल को भी कम करने वाला है, ऊपर से डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी और बढ़ाने वाला है। सो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना तो कंप्लीटली सुइसाइडल है। हमें जो E वेक्टर लगाना है, E वेक्टर must be along right। हमें E वेक्टर जो लगाना पड़ेगा वो तो डेफिनेटली राइट की तरफ ही लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पड़े। हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे फॉर मिनिमम ऑफ E वेक्टर। हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे फॉर द मिनिमम ऑफ E वेक्टर, ठीक है।
अच्छा, मिनिमम ऑफ ई वेक्टर के लिए अगर मैं एनालाइज करूं तो दोस्तों यहां पर है मेरा ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, ये वाले डायरेक्शन पे लग रहा है QE, यहां पर लग रहा है डाउनवर्ड mg, यहां पर लग रहा है नॉर्मल, और मिनिमम के लिए ऑब्वियस सी बात है इसका अभी भी डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, ऑब्वियस ये बात है लिमिटिंग वैल्यू लगाऊंगा मैं, दैट विल बी μn लाइक दिस is the limiting value and that will give me the minimum value of E जो हमें यहां पर रिक्वायर्ड है। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर एंगल अगर हमारा थीटा है तो सबसे पहले मैंने mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा, एक अलोंग दिस इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, और QE को भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा लाइक दिस, एक इस तरफ और एक इस तरफ। नाउ ये थीटा है, नाउ दिस इज थीटा। तो इसका अगर मैं वर्ड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एनालाइज करूं तो नॉर्मल n विल कम आउट टू बी mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा, और परपेंडिकुलर अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं एनालाइज करूं तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा μn प्लस QE cos थीटा फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। सो mg sin थीटा म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा प्लस QE cos थीटा। So what I can say is E into QE बाहर ले लो, QE into कितना आएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू आएगी ई मिन, दैट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन q साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। सो दैट विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर दो काम है, एक तो ये नॉर्मल बढ़ा रहा है, दैट्स श्योर, लेकिन इसके ऊपर एक अपवर्ड पुल भी अप्लाई कर रहा है। तो अब जैसे जैसे मैं ई बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा जो अपवर्ड पुल है वो भी डेफिनेटली हमारा बढ़ता रहेगा, और वो अगर मेरा बढ़ता चला जाए तो दोस्तों एक पोजीशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जहां पर डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी छोड़ो, यहां पर एक अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट हो सकती है। अगर हमें फॉर मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं, अगर मैं ये वाले एक चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो बाकी सब तो हमारा सेम रहेगा, यानी जो बेसिक फोर्सेस है क्या क्या, एक हमारा डाउनवर्ड mg वो हमारा सेम रहने वाला है, यहां पर QE वो भी डेफिनेटली सेम होने वाला है,
और यहां पर नॉर्मल n सेम होने वाला है, लेकिन यहां पर अब अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो डेफिनेट सी बात यह है यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग केस में डाउनवर्ड लगने वाला है rather than अपवर्ड। अच्छा, नॉर्मल के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। नॉर्मल अभी भी जो आएगा दैट विल बी सिंपली mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा। जो इक्वेशन में बदलाव आएगा दैट विल बी, अब यहां पर जो अपवर्ड फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन, अपवर्ड फोर्स QE cos थीटा that will be equals to mu n plus mg sin थीटा, यानी mu n और mg sin थीटा अब हमारा सेम डायरेक्शन में लगने वाला है। सो इफ वी सी n का वैल्यू पुट करके QE cos थीटा माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, mu sin थीटा mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहां पर जो E max का वैल्यू आ जाएगा दैट E max विल बी इक्वल्स टू mg बाई क्यू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा divided by cos theta minus mu sin theta. So this is the maximum possible electric field जिसके लिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूव करना चालू करे। अच्छा, ये वाला आंसर देने के दौरान एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जो E max का एग्जिस्टेंस हो भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो ऐसा कोई E एग्जिस्ट ही ना करे जिसके लिए मेरा अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हो, यानी ये वाला एग्जिस्ट करने के लिए cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये चीज तो होना ही पड़ेगा क्योंकि इसका क्वांटिटी तो पॉजिटिव तो आना चाहिए कम से कम। सो व्हाट आई कैन से इज cot theta must be greater than mu। ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज और ध्यान देना, यहां पर स्लिपिंग हो गई थी पहले से ही, स्लिपिंग पहले से ही हो गई थी, तो म्यू mg cos theta was definitely less than mg into sin theta, तो म्यू मस्ट बी लेस देन tan थीटा, ये बात तो निश्चित है। तो म्यू हमारा cot थीटा से भी छोटा होना चाहिए और म्यू हमारा tan थीटा से भी छोटा होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन थीटा। देखो एक बात समझो, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। अगर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो वहां पर 45 डिग्री से बड़े के लिए tan थीटा बड़ा है, cot थीटा छोटा है। ठीक है, ध्यान दो, यहां से कंडीशन ये आया है जो म्यू मस्ट बी लेस देन cot थीटा। ठीक है, बट म्यू लेस देन tan थीटा तो था ही था, वरना ये हमारा स्लिप करके निकल क्यों रहा था। दैट्स ऑब्वियस, राइट, ये बात तो ऑब्वियस है, ये चीज तो सबसे पहले होना ही होना चाहिए। अच्छा, थीटा अगर 45 से बड़ा है तो म्यू एक से बड़ा कोई क्वांटिटी से छोटा है वो मैं लिख सकता हूं, बट cot थीटा एक से छोटा है तो tan थीटा से छोटा होना ये गारंटी नहीं करेगा जो वो cot थीटा से भी छोटा होगा। तो इन दैट केस अगर थीटा 45 से बड़ा है तो म्यू विल बी लेस देन cot थीटा। बट ऑन द अदर हैंड अगर
थीटा जो है वो मेरा 45 डिग्री से कम है, अगर मेरा 45 डिग्री से कम है तो 45 डिग्री से कम है तो थीटा 1 से छोटा है ही है, तो म्यू जो है वो हमारा 1 से छोटा है ही है, तो म्यू 1 से बड़ा क्वांटिटी से तो छोटा होगा ही होगा, तो दिस विल बी एन ऑब्वियस कंडीशन Emax always exist। तो अगर 45 डिग्री से छोटा कोई इंक्लाइन में ये लुढ़क के नीचे आ जा रहा है तो इन दैट केस Emax का एग्जिस्टेंस ऑब्वियस है, लेकिन 45 डिग्री से बड़ा कोई एंगल पे लुढ़क जा रहा है तो Emax का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। हो सकता है Emax का एग्जिस्टेंस हो सकता है मेरा जो Emax है वो फर्जी हो, राइट। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे यहां पे एक स्मूथ सरफेस है हॉराइजेंटल, यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T। अब मैं सडनली इसके ऊपर एक हॉराइजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट अप्लाई कर देता हूं, टेक Q एज पॉजिटिव। सो द न्यू SHM में व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एंड व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड। ध्यान देना एक चीज, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी सिंपली Q इंटू E वेक्टर। स्प्रिंग फोर्स के अलावा ब्लॉक में हमेशा ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा लगने वाला है, एंड ध्यान देना दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये वाला फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स के बारे में हम लोगों ने एक चीज पढ़े हैं, कांस्टेंट फोर्स ओनली चेंजेस दी मीन पोजीशन। जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमारा केवल और केवल मीन पोजीशन को बदलाव करेगा। राइट नाउ जो मीन पोजीशन है वो इसका अनडिफॉर्म्ड लेंथ होगा, जबकि जो हमारा नया मीन पोजीशन होगा दैट विल बी एट अ पोजीशन ऑफ QE by K to the right। मीन पोजीशन डेफिनेटली हमारा बदल जाएगा और नया मीन पोजीशन जो होगा वो पुराना मीन पोजीशन से इतना राइट शिफ्टेड होने वाला है, राइट। बट no effect on amplitude and time period, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें रेस्टोरिंग फोर्स तो अभी भी केवल और केवल स्प्रिंग के कारण ही लगने वाला है। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा SHM में किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नया एम्पलीट्यूड होगा A' वो हमारा A ही रहेगा और जो हमारा नया टाइम पीरियड होगा वो भी हमारा T ही रहने वाला है, उस पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, राइट। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी आसान है। क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कोई हॉराइजेंटल सरफेस है, G इज एब्सेंट। G जो है वो हमारा नहीं है, ये एक स्पेस में कोई एक फ्लैट सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है उसके ऊपर। तो मैंने एक चार्ज Q को जिसका मास M है यहां पर हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल पर V0 से प्रोजेक्ट किया, ठीक है।
वो पूरा रीजन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल बीटा विथ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्यू, ये जो है क्यू, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, maximum height and the horizontal range r। ठीक है, आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। बेसिकली मैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स को यहां पे मर्ज कर रहा हूं। इन क्वेश्चनों में बाकी कोई दम एज सच नहीं है, पहले इस बात को समझो। मैं वी नॉट को यहां पर दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, लाइक दिस एंड दिस, और ई को भी मैं दो कंपोनेंट पे यहां पर रिजॉल्व कर सकता हूं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये वाले को अगर मैं एक्स ले लेता हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं वाई ले लेता हूं, सो दोस्तों एक्स के अलोंग जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, एक्स के अलोंग ऑब्वियसली ई साइन बीटा का कंपोनेंट है, जिस कारण पे इसके ऊपर एक राइटवर्ड फोर्स लगने वाला है क्यू ई साइन बीटा। तो जो हमारा इसका एक्सीलरेशन है दैट विल बी क्यू ई साइन बीटा बाई एम। और y के अलोंग अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट विल बी वी नॉट साइन थीटा, बट फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगेगा तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव माइनस क्यू ई कॉस बीटा बाई एम। तो इन जनरल में क्या लिख सकता हूं, y equals to v naught sin theta into t minus q e cos beta by 2m into t square, s is equals to ut plus half a t square। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, एट t equals to कैपिटल T, जो कि ऑब्वियसली मेरा जीरो नहीं है, y जो होगा that will be equals to 0। y जो आएगा that will be equals to 0। और y अगर हमारा 0 आ रहा है तो सिंपल सी बात है, v naught sin theta will be equals to q e cos beta by 2m into t। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा that will be 2m v naught sin theta upon QE cos beta। So that will be the time of flight। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए वी को लेकर एनालाइज करता हूं। अच्छा, वी वाई स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी द वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई कॉस बीटा बाई एम इंटू एच। ये हम लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सीलरेशन, राइट। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ए एस एट h equals to h max, vy must be equals to 0। vy हमारा 0 होना चाहिए, तो हमारे पास जो h max का वैल्यू आएगा, इसको अगर मैं पुट कर दूं, m v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2QE into cos beta। This will give me the maximum value of height। और रेंज निकालने के लिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लेना।
मैं x जो है वो जनरल में लिख सकता हूं v0 cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई साइन बीटा बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T x विल बी इक्वल्स टू r। तो सिंपली इस पे कैपिटल T पुट कर दो, हमें यहां से जो हॉराइजेंटल रेंज है वो हमें मिल जाएगा। यहां पर जो हमारा QE है वो इफेक्टिवली ग्रेविटेशन की तरह काम कर रहा है। यहां पे बस एडिशनल चीज ये है, जो मेरे पास एक हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी है। बाकी मेरे ख्याल से कोई एज सच दिक्कत वाली बात डेफिनेटली नहीं है, राइट। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है उस पे। ध्यान दो, हमारे पास एक स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस है, ठीक है। नाउ इसके अंदर जो मास है वो है m0, ये t इक्वल्स टू 0 पे, और चार्ज जो है वो है हमारा q, ठीक है। यहां पर हॉराइजेंटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E लाइक दिस। दिस सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ। दिस सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ, ठीक है। नाउ क्या है, मास इज एडेड टू इट। इस पर जो है उस पर मैं मास ऐड कर रहा हूं एट अ कांस्टेंट रेट दैट इज इक्वल्स टू C, यानी dm बाई dt जो है वो है हमारा C। t इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा रेस्ट पर था। फाइंड वेलोसिटी of it as a function of a time t. Find the velocity of it as a function of time t, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, चार्ज जो है वो तो हमारा फिक्स है, तो फोर्स जो लगेगा वो तो इसके ऊपर हमेशा ही लगेगा QE टुवर्ड्स राइट। हम जानते हैं जो dm बाई dt जो है वो है C, तो कोई भी इंस्टेंट पे जो मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m0 प्लस ct। मास m विल बी इक्वल्स टू m0 प्लस ct, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू QE by m0 plus ct, but acceleration is nothing but dv by dt। तो सिंपल सी बात है, dv by dt will be equals to QE m0 plus ct। so dv will be QE dt by m0 plus ct। Now we have to simply integrate. At t equals to 0, the velocity was 0, and at time t, the velocity is v। So यहां पर तो हमारे पास सिंपली v आ जाएगा, और यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा डिवीजन में c आएगा, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ऐसा इंटीग्रेशन हमने बहुत बार किए हैं। ln आएगा m0 प्लस ct बाई m0, so that will give me the velocity v। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। यहां पर इसके साथ L लगा हुआ है, मास M है, और इस पर चार्ज है Q।
राइट। नाउ यहां पर डाउनवर्ड हमारा जी जो है वो लग रहा था। सो दिस कंस्टिट्यूएंट अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो है हमारा टी, टाइम पीरियड जो है वो है हमारा टी राइट नाउ डाउनवर्ड E is applied. Q is positive. मैं जब तक मेंशन नहीं करूंगा तो Q हर जगह पे पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। Q नेगेटिव नहीं लेना है। न्यू टाइम पीरियड इक्वल्स टू टी डैश। जो नया टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा टी डैश। तो सवाल ये है, फाइंड कितना टी डैश बाई टी। मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन में वापस नहीं जाने वाला हूं ना। एक बात ध्यान दो, जो टाइम पीरियड टी होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जो टाइम पीरियड टी होता है वी नो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। इनिशियली तो केवल और केवल जी ही था, तो जो हमारा टी का वैल्यू होगा इनिशियली वो होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छा, ई वेक्टर अप्लाई होने पर, ई वेक्टर अप्लाई होने पर इसके ऊपर डाउनवर्ड दो फोर्स लगेगा, एक mg भी इस तरफ और QE जो है वो भी इस तरफ लगेगा। सो जो हमारा G इफेक्टिव हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू G प्लस QE बाई M। जो हमारा G इफेक्टिव हो जाएगा दैट विल बी G प्लस QE बाई M, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो यहां पर सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो जो हमारा T डैश होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट L G प्लस QE बाई M। सो T डैश बाई T अगर मैं करूंगा 2 पाई गॉन, L गॉन, तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा G और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास ये वाला क्वांटिटी, जिसको अगर मैं प्यार से लिखूं तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस QE बाई mg। दैट विल गिव मी द न्यू टाइम पीरियड। अच्छा, अगर मान लो E हमारा इस डायरेक्शन में नहीं होता, कोई जनरल डायरेक्शन में है, तो ध्यान देना जो हमारा G इफेक्टिव वेक्टर होगा दैट विल बी सिंपली G वेक्टर प्लस QE वेक्टर बाई M। दैट विल गिव मी द सिंपल G इफेक्टिव वेक्टर। तो कोई और भी अगर एंगल में है तो सिंपली इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो और वेक्टोरियली ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसको वो वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ G इफेक्टिव इन दिस केस। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहां पर मेरे पास दो मासेस है M1 और M2, एक में चार्ज है प्लस Q, दूसरे में चार्ज है माइनस Q। अब मैं बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है E अप्लाई किया और मैंने इस तरीके से अप्लाई किया जो कि दोनों मूव करने के साथ साथ उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो सवाल यह है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R, वो R कितनी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा जो हमें E को अप्लाई किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी जनरल डायरेक्शन में E को अप्लाई कर देंगे
तो ये वाला पोजीशन तो किसी भी हालात पर क्रिएट हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ध्यान देना, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता हूं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है, यानी यहां पर हमारा चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर है मेरे पास माइनस क्यू, ठीक है, और मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं लाइक दिस ई। तो सवाल यहां पर यह है, क्या दोनों के बीच का सेपरेशन किसी भी हालात पर कांस्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? सबसे पहले तो हम उस चीज को एनालाइज करें। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो है वो इस सिस्टम का डेफिनेटली स्टेशनरी है। सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा डेफिनेटली स्टेशनरी है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है इस तरफ लगेगा क्यूई और इसके ऊपर इस तरफ लगेगा क्यूई। तो एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों के कारण जीरो हो गया। इसके अलावा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफई जो है वो तो हमारा इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। नाउ ऑब्वियस सी बात है ये कंबाइंड मूवमेंट के कारण, ठीक है, अगर मान लो ये एफई नहीं होता, केवल ये दोनों फोर्स लगता, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट दोनों ऐसे गोल घूमता, ठीक है, ये दोनों फोर्स के कारण ये वाला चीज इस तरीके से ऐसे गोल घूमता और मेरा सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। लेकिन ये दोनों एफई के कारण ये हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी हो जाए यहां पर आर जो है वो तो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा ही करेगा। लॉजिक समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो हमारा ई इस तरीके से अप्लाई करता, इन एब्सेंस ऑफ एफई, यहां पर जो हमारा A1 होता, हमारा जो A2 होता, इन दोनों पे ये पार्टिकल उस इंस्टेंट पे गोल गोल घूमता, तो R हमारा सेम होना पॉसिबल था। लेकिन ये जो मेरा Fe है वो डेफिनेटली हमारा इन दोनों को पास पे लाने का कोशिश करेगा, जिस कारण पे R जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा ही करेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, E vector cannot have any perpendicular component to, उन दोनों के बीच का वेक्टर को मैं आर वेक्टर का नाम दे दिया। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ई वेक्टर का कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, तो मुझे ई वेक्टर जो अप्लाई करना पड़ेगा, दोस्तों ध्यान देना, वो इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तुम उल्टा भी कर सकते हो, वो देखेंगे, या तो ये वाला या तो उल्टा वाला, वो तो हम देखेंगे अभी राइट नाउ, ठीक है। अगर हम इस तरीके से ई वेक्टर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर एफई इस तरफ, क्यू ई इस तरफ, और इसके ऊपर एफई इस तरफ और QE इस तरफ, ये वाला पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये भी R को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से भी E को मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूं किसी भी हालात पर। तो अब मैं लास्ट पॉसिबल ऑप्शन पर जाता हूं, यानी E वेक्टर को मैं इस तरीके से अप्लाई किया, तो प्लस क्यू के ऊपर डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा QE इस तरफ, और इसके ऊपर QE लगेगा इस तरफ, इसके ऊपर FE लगेगा इस तरफ, और इसके ऊपर FE लगेगा इस तरफ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो अब हमारा R जो है वो हमारा सेम हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, E का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, हमें E को इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया।
अब पैरेलल टू इट भी ये वाला ओरिएंटेशन अलाउड नहीं है। यहां पर तो डेफिनेटली दोनों पास पास आ रहा है। यहां पर जो है दो काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर है, और काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर होने के कारण ऑब्वियस सी बात है ये हमारा हो सकता है आर को अनचेंज रखते हुए मूव करे। तो मान लो ये वाले का एक्सीलरेशन a2 इस तरफ है और ये वाले का एक्सीलरेशन a1 इस तरफ है। आर क्योंकि इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 है, तो a1 मस्ट बी इक्वल्स टू a2। आर को कांस्टेंट रखने के लिए a1 और a2 इन दोनों को डेफिनेटली इक्वल तो होनी ही पड़ेगी। सो व्हाट आई कैन से इज FE माइनस QE बाई M1 मस्ट बी इक्वल्स टू QE माइनस FE बाई M2। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ध्यान दो दोस्तों, ये वाले का एक्सीलरेशन a2 जो होगा दैट विल बी, क्या लिख सकता हूं मैं, QE इस तरफ FE इस तरफ, तो QE माइनस FE बाई M2। QE का वैल्यू ये वाला जो है, ध्यान दो, एक बात को समझने का ट्राई करो, ये हम डेफिनेटली जो है वो हम लिख सकते हैं, राइट? सॉरी मैंने हाँ ठीक है। अब ये वाला चीज को अगर हमें सेम होना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा QE होगा वही हमारा FE भी होना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 0 नहीं है, सॉरी गलत कैलकुलेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M2 FE माइनस M2 QE इज इक्वल्स टू M1 QE माइनस M1 FE। पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया मैंने। एंड साफ साफ यहां पर ध्यान दो, मेरे पास यहां से आ चुका है जो मेरा FE है वो हमारा QE होना चाहिए, यानी दोनों अपना रेस्पेक्टिव पोजीशन में स्टेशनरी होना चाहिए, एक्सीलरेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मस्ट बी Q इंटू E। Q इज गॉन, तो R स्क्वायर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। तो R का जो वैल्यू हो जाएगा, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए, दैट विल बी √Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का एक डेफिनेट डायरेक्शन है। सबसे पहले हमें इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, क्या है ये इस क्वेश्चन में, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और इसका मास है M। इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है E नॉट, दिस इज अलोंग I कैप। ठीक है, अच्छा, ये जो चार्ज है वो हमारा ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ है वाया एन इलास्टिक स्ट्रिंग, और ये वाला पार्टिकल जो है वो इनिशियली हमारा A, B पे है। इसका कोऑर्डिनेट इनिशियली जो है वो है हमारा A, B पे, और पार्टिकल इनिशियली हमारा रेस्ट पर है। अच्छा, ये जो इलास्टिक स्ट्रिंग है इसका जो हमारा फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलना नहीं चाहिए, इसका फोर्स कांस्टेंट जो है वो है K, और इसका
जो नेचुरल लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरल लेंथ जो है वो है हमारा 0। इट्स अ प्रैक्टिकली लेंथलेस इलास्टिक। इसका जो नेचुरल लेंथ है, टेक इट एज 0। इसको अगर हम 0 नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम का कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। नाउ ये वाला पार्टिकल को मैं इलोंगेट करके ले गया a, b पर, ठीक है, और इसको मैंने रेस्ट से द पार्टिकल इज रिलीज्ड, ये वाले पोजीशन पे मैंने पार्टिकल को छोड़ दिया, ठीक है। तो सवाल जो है पहला, एनालाइज पाथ ऑफ पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल का पाथ क्या होगा उसको एनालाइज करो सबसे पहले। दूसरा, ये पूरे मोशन के दौरान इसका Vmax, और तीसरा इवेंचुअली ये प्रूव होगा जो ये ऑसिलेटरी मोशन करता है, हमें जो निकालना है इसका टाइम पीरियड t कितना होगा वो निकालो। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ग्रेविटी वगैरह सब कुछ एब्सेंट है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, उसके साथ में एक पार्टिकल जिसका चार्ज है q और मास है m, उसको मैं बांध रखा हूं, और इनिशियली वो पॉइंट जो है वो है a, b। इलास्टिक स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हमारा ओरिजिन पे है। इलास्टिक स्ट्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, वो नेचुरल लेंथ जो है दैट इज 0, ठीक है। पार्टिकल को अगर मैं इस पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया तो सवाल ये है, मुझे ये वाले पार्टिकल का पाथ को एनालाइज करना है, पूरा मोशन के दौरान ये वाला पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा वो हमें एज्यूम कर निकालना है, और तीसरा जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड t जो है वो हमें यहां पर निकालना है। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं एक एक करके देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे ले जाना चाहेगा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो कुछ नीचे लेकर आना चाहेगा। लेट एट जनरल इंस्टेंट, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज r वेक्टर। अच्छा, जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा किसी भी इंस्टेंट पे, जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा किसी भी इंस्टेंट पे, ध्यान देना, दैट विल गिव मी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। सो r इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब स्ट्रिंग यहां पर, सॉरी। और स्ट्रिंग का फोर्स जो है, फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा Fs वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू -k इंटू r वेक्टर, राइट। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू E नॉट I कैप। तो दोस्तों, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगा F वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू -k इंटू R वेक्टर प्लस Q E नॉट इंटू I कैप। अच्छा, Vmax निकालना है। Vmax तब होगा जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगी, यानी फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन तो एक बार निकालना ही पड़ेगा।
तो आर वेक्टर जो है, लेट अस राइट इट एज आर इक्विलिब्रियम वेक्टर, और वहां पर हमारा एफ वेक्टर 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास आ जाएगा k इंटू आर इक्विलिब्रियम वेक्टर q e नॉट इंटू आई कैप। सो आर इक्विलिब्रियम वेक्टर q e नॉट बाई k इंटू आई कैप, that will give me the R equilibrium vector. ठीक है, so this is the equilibrium position. तो ध्यान देना यहां पर, इसको अगर मैं आगे एक्सट्रापोलेट करूं तो F वेक्टर जो आएगा that will be minus K R vector plus K into R equilibrium vector। हाँ कि ना, राइट? ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, Q E नॉट का वैल्यू, Q E नॉट आई कैप का वैल्यू जो है वो K इंटू R इक्विलिब्रियम वेक्टर है। सो F vector will come out to be K vector into R vector minus R equilibrium vector. Now this is the mean position. R vector is the general position vector. So ये अगर हमारा equilibrium position है, ये हमारा equilibrium position है, तो दोस्तों इसको ध्यान दो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। This is the R equilibrium vector and this is R vector. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी एस वेक्टर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी एस वेक्टर, एंड एस वेक्टर इज नथिंग बट आर वेक्टर माइनस आर इक्विलिब्रियम वेक्टर। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, that is a minus K into S vector। किसी भी इंस्टेंट पे जो इसका F वेक्टर है that is equals to minus K into S vector। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट? तो F वेक्टर अगर minus K into S vector है, S vector is the displacement from the mean position and F is the फोर्स। सो दोस्तों ध्यान देना, सो ए वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी माइनस K बाई M इंटू S वेक्टर, दैट सिंपली इंप्लाइज इट विल बी एन SHM। एंड इसका जो ओमेगा स्क्वायर होगा दैट विल बी K बाई M, तो ओमेगा जो होगा दैट विल बी अंडर रूट K बाई M। तो थर्ड पार्ट का आंसर तो हमारे पास डायरेक्टली आ चुका है, जो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट M बाई K। इस पर और कोई भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अब मैं पार्टिकल का ध्यान दो, ये A, B जो है वो इसका एक एक्सट्रीमिटी है, वो डेफिनेटली इसका एक एक्सट्रीमिटी है, और मेन पोजीशन जो है वो मैं जानता हूं। तो पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली बात है ये लीनियर SHM कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर। So the path will be a straight line passing through A, B and Q E naught by M, 0. So the particle will execute an SHM with the mean position
of q e naught by m and one extremity at a comma b. So ये अगर हमारा x axis है, ये अगर हमारा y axis है, so if we analyze, तो एक एंड जो है वो हमारा a comma b पर है, तो दूसरा एंड जो होगा वो यहां पर होगा, दूसरा एंड जो होगा वो हमारा यहां पर है. सपोज इसको मैंने x नॉट कॉमा y नॉट मान लिया. मीन पोजीशन जो है दैट इज q e नॉट बाई m कॉमा 0. ये एक एक्सट्रीमिटी है, ये मीन पोजीशन है, ये दूसरा एक्सट्रीमिटी है. वी नो जो ये अगर हमारा एम्पलीट्यूड है तो ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली हमारा मिड पॉइंट होगा. सो दिस इज द मिड पॉइंट. सो x नॉट प्लस a बाई 2 q e नॉट बाई m, तो जो दूसरा एक्सट्रीमिटी हमारा आएगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा 2q नॉट बाई m माइनस a. और सिमिलरली अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट b है, ये वाला पॉइंट y नॉट है, b प्लस y नॉट बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो y नॉट जो आएगा दैट विल बी माइनस b. सो इसका जो दूसरा एक्सट्रीमिटी आएगा दोस्तों ध्यान देना, वो हमारा कहां पर आएगा. ये पूछ सकता है दूसरा एक्सट्रीमिटी एट मैक्स वो कहां तक नीचे आएगा ये बताओ. तो अनदर एक्सट्रीमिटी एट 2q e naught by m minus a comma b. And what will be the value of amplitude? ये भी पूछ सकता है. अच्छा, amplitude a will be simply under root इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, दैट इज q e naught by m माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. That will be a. And दोस्तों ध्यान देना, Vmax I know is nothing but a into omega. ओमेगा तो मैंने पहले से ही निकाल रखा हूं. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू a ओमेगा, दैट इज अंडर रूट k बाई m इंटू q e नॉट बाई m माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. That will give me the maximum velocity. So it's a very magnificent explanation, application regarding the vector form. ये वाला क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म से करना काफी ज्यादा आसान रहता है. यहां पर एक मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसका नेचुरल लेंथ 0 होना. अगर नेचुरल लेंथ नहीं 0 दिया हुआ है, दिस प्रॉब्लम विल बी कंप्लीटली अनमैनेजेबल. इसका जो मैथ्स होगा वो हम मैनेज कर ही नहीं पाएंगे. इसका मोशन कोई लीनियर एसएचएम नहीं होने वाला है. हाँ, डेफिनेटली पीरियोडिक मोशन होगा. मेन जो फंडा ये है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है वही हमारा स्प्रिंग का इलोंगेशन है. ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप है माइनस के आर वेक्टर, वो अगर हम नहीं लिख पाते तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता भी नहीं. बाकी ये क्वेश्चन काफी आसान है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है, राइट?